हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय बिश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आज हम आए हैं फिगर ऑफ स्पीच की क्लास को लेके। हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली टीचिंग वाले एग्जाम्स के लिए ही जरूरी है। एसएससी वगैरह से इसका कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच जो है टीचिंग वाले एग्जाम से पूछा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर टेट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए टेट के। उसी में मैंने कुछ फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करी थी, कुछ रह भी गई थी। जनरली ऐसा होता है कि वैसे तो एग्जांपल्स के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि आपका एग्जाम पास में है तो एग्जांपल्स के थ्रू ना करके मैंने आपको एक पूरी एक पीपीटी बना ली है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच। मैं आपके लिए एक ही क्लास में लेके आया हूँ। ये एक कंप्लीट पीडीएफ है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने पीडीएफ एक बनाई जिसमें हमने देखा कि लिखा हुआ बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ मैंने ऐड किया, तो उसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ फिगर ऑफ स्पीच की ये जो पीडीएफ है ये कंप्लीट पीडीएफ है। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा। अब कुछ लोग होंगे जो ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है शायद, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। ये जो वीडियो होगी इसके डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब वीडियो को खोलोगे तो एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे डेली की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन के अलावा मैं आपसे कहूँ कि कुछ मैं कंटेंट छोटा मोटा डालता रहता हूँ। छोटी मोटी चीजें मान लेते, कुछ पीडीएफ डाल दी, कुछ और डाल दिया, तो वो भी आपको मिलता रहता है टाइम से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलो खैर, बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच चीज क्या है ना। एग्जाम डेफिनेशन देखो एक बार जरा। अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल सेंस टू ऐड विविड इमेजरी, heightened इमोशन और क्रिएटिव एम्फेसिस टू राइटिंग एंड स्पीच। बड़ी भारी सी डेफिनेशन हो गई। हालांकि तुमसे डेफिनेशन तो क्या ही पूछेगा कोई, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच है क्या, है ना। कह रहा है कि अ वर्ड और फ्रेज कोई एक ऐसा शब्द जो बेसिकली नॉन लिटरल सेंस में यूज किया जाएगा, ठीक है। नॉन लिटरल सेंस मतलब उसका मीनिंग लिटरल वो नहीं होगा, उसका मीनिंग लिटरल कुछ और होगा। लिटरल मीनिंग का मतलब जैसे मैंने कहा पेन, पेन का मीनिंग पेन ही है, लेकिन पेन का कोई और मीनिंग निकल जाए तो उसको कहा गया नॉन लिटरल सेंस में उसको शब्द का यूज किया जाएगा। टू एड विविड इमेजरी, हाइटेंड इमोशंस एंड क्रिएटिव एम्फेसिस, मतलब क्या, लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। इमोशंस आपके उसमें निकल के बेहतर आए, ठीक है। क्रिएटिव तरीके से बात को एम्फेसिस करो, बात को जोर देकर कहो क्रिएटिव तरीके से, तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। किस किस चीज में यूज होती है, राइटिंग में और स्पीच में। लिखने में यूज करोगे या बोलने में यूज करोगे, ठीक है, बढ़िया। ये तो खैर क्या ही बात हुई। इसके बाद देखो, पता है क्या, जब भी आप देखेंगे, मैं आपसे कहूँ कि इंपॉर्टेंट सात कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सात जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन से हैं, तो उसमें शैम्पू का नाम आता है, ठीक है। ये आप देखोगे बड़ी कॉमन प्रचलित ट्रिक है कि शैम्पू, या शैम्पू ध्यान रख लेना कि शैम्पू वाले फिगर ऑफ स्पीच बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बात सही भी है, इसलिए मैंने शैम्पू से ही स्टार्ट किया। हालांकि केवल सात नहीं, इसके अलावा भी मैं फिगर ऑफ स्पीच लाया हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछूं मोटा मोटा कौन से फिगर ऑफ स्पीच आपको जरूर आते हो, तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जो 6-7 लिखे हैं। इसके अलावा भी 2-3-4-5 और हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं आपसे पूछूं इंपॉर्टेंट कौन सा, तो आप कहेंगे सर शैम्पू तो हमें ध्यान रखना ही है एटलीस्ट, ठीक है। शैम्पू तो ध्यान रखना है, SHAMPOO। अगर मैं पूछूं एस से सिमिली, एच से हाइपरबोल, ठीक है, अलिट्रेशन हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ओनोमेटोपोए हो जाएगा, और उसके अलावा ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है फिगर ऑफ स्पीच है जिनको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सीक्वेंस मेरे पढ़ाने का शैम्पू नहीं रहेगा। सीक्वेंस तो मैं सबसे पहले सिमिली लूंगा, जैसे फिर उसके बाद मेटाफर ले सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें पहले सात पूरे करने हैं, जो सात हमारे सामने हैं, सात को हमें समझना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे तुम देख सकते हो इसमें दिक्कत है ही नहीं, मतलब पीडीएफ में कुछ भी लिखना नहीं है, जस्ट मुझे बोलना है और आपको सुनना है ना, बढ़िया। इसमें कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। मैं होमवर्क पहले से करके लाया हूँ, ठीक है, जिससे ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा समस्या ना आए। जब से सबसे पहले देखो, मैंने अगर सिमली की बात करी तो मैंने क्या कहा, सिमली होता है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स या कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग द टर्म्स लाइक एंड एज। लाइक और एज शब्द का यूज करके हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कभी भी तुलना कर रहे हो तो तुलना दो तरीके से होती है। एक तो आप तुलना कर रहे हो लाइक और एज लगा के, आपने लाइक का यूज किया, आपने एज का यूज किया, तो आपने डायरेक्ट तुलना कर दी कि आपने कहा लाइक या फिर एज। डायरेक्ट तो क्या कर दी, लाइक और एज के थ्रू कर दी। कई बार होता है कि हम तुलना कर देते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, जब लाइक भी नहीं आएगा, एज भी नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में भी कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन के लिए दो ही फिगर ऑफ स्पीच आती है, एक सिमिली आता है, एक मेटाफर आता है। सिमिली के बाद में मेटाफर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा सिमिली देख लो। मैंने कहा कंपेयरिंग टू थिंग्स, दो चीजों की कंपेयर करना, लेकिन किस चीज का यूज करके, लाइक और एज का यूज करके। अगर आप दो चीजों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको सिमिली कहा जाएगा। अब आप कहेंगे सर थोड़ा एग्जांपल दे दो तो समझ में आ जाए बात, बिल्कुल, जरा देख लो। मैं आपसे कहता हूं द वाटर लुक्स लाइक ग्लास। द वाटर लुक्स लाइक ग्लास, पानी किसके जैसा दिख रहा है, पानी किसके जैसा दिखता है,
वाटर इज लाइक ग्लास, पानी किसके जैसा दिखता है? ग्लास के जैसा। तो जरा ध्यान से देखना, आपने किसका यूज करा यहाँ पे? आपने यूज करा लाइक का। किसका यूज करा आपने? लाइक का यूज करा। जैसे ही लाइक आ गया तो समझ लो क्या है? सिमिली है, कंपैरिजन दिखाया गया है। लाइक का मतलब किसी के जैसा, एज का मतलब जैसा। जैसे ही एज या लाइक आ जाए तो समझ लो कंपैरिजन हुआ है। फिर देखो, इट इज एज ब्लैक एज नाइट, इट इज एज ब्लैक एज नाइट। भैया 2 बार एज आ गया, क्या है? सिमिली है। क्या है? सिमिली है। इट इज एज ब्लैक एज नाइट, इतना काला है, इतना जो है ब्लैक है जितना की नाइट होती है। हाँ, ठीक है। अच्छा 8 आया ना, अच्छी बात है, किसी पर्सन की बात नहीं चल रही, दिक्कत है, गलत है वो चीज। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा शी ईट्स लाइक अ बर्ड, शी ईट्स लाइक अ बर्ड। जो शी है वो ईट्स लाइक अ बर्ड, जो बहुत कम खाना खाती है, बर्ड की तरह खाना खाती है। तो ईट्स लाइक, लाइक आ गया, क्या है? सिमिली है। लाइक आ गया, क्या है? सिमिली है। नेक्स्ट देखो, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। फिर से वही बात है, 2 बार एज आ गया, यहाँ एज आया, फिर से एज आया और 2 बार एज आ गया, फिर वही बात है, सिमिली है। जहां जहां एज आ जाएगा लाइक आ जाएगा, किसका यूज करेंगे? क्या उसमें फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद में सबसे पहले आपको मेटाफर पढ़ा देता हूं। मेटाफर भी क्या है? कंपेयरिंग जो है थिंग्स ही है, मतलब एक तरीके की चीजों को कंपेयर करने का तरीका ही मेटाफर है। मैं कहूं कि एन एक्सप्रेसिव वे टू कंपेयर थिंग्स यूजुअली बाय सेइंग समवन इज समथिंग एल्स, ये समथिंग इज समथिंग एल्स। किसी चीज को, किसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से कंपेयर करना, इस तरीके से दिखाना। कैसे दिखाना? कि यूजुअली बाय सेइंग, इस तरीके से कहना कि समथिंग इज समथिंग एल्स। कि मैंने जैसे जैसे कल इससे पिछली क्लास में जब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे 23 जनवरी 2022 वाले, तो मैंने उसमें आपको बताया कि एग्जांपल आया था पेपर में कि ही इज अ डंकी, है ना, ही इज अ डंकी। तो अगर आप किसी को डंकी कह रहे हैं तो ही इज अ डंकी मेटाफर है। ही को एग्जैक्टली क्या बता दिया? डंकी बता दिया। अगर मैं कहूं ही इज लाइक अ डंकी, तो वो क्या होगा? सिमिली होगा। और ही इज अ डंकी क्या होगा? मेटाफर होगा। दोनों में बस इतना ही फर्क है। कंपैरिजन, ही इज अ डंकी, ही को डंकी बता दिया, ही डंकी हो नहीं सकता, ही तो पर्सन है और डंकी जो है एनिमल है, लेकिन दोनों को सिमिलर बता दिया, है ना। कैसे बताया? बाय सेइंग समथिंग इज समथिंग एल्स। ठीक है, ही की कंपैरिजन डंकी से कर दी, बिल्कुल डायरेक्ट, इसीलिए उसको मेटाफर कहा। ही इज लाइक अ डंकी, डंकी के जैसा है, वो सिमिली होता। बात दोनों लगभग सेम ही है, फर्क होता है लाइक और एज का। लाइक और एज आ गया तो सिमिली है, नहीं आया तो मेटाफर है। ठीक है, बढ़िया। एग्जांपल्स के देख लो, दिस क्लासरूम इज अ जू, दिस क्लासरूम इज अ जू, कि ये क्लासरूम जो है एक जू है। आपने जू की कंपैरिजन क्लासरूम से कर दी, वो भी डायरेक्ट, क्लासरूम को जू ही बता दिया। समथिंग इज समथिंग एल्स। अगर मैं इसको सिंपली कहूं तो दिस क्लासरूम इज लाइक अ जू, दिस क्लासरूम इज लाइक अ जू, ऐसे बन जाएगी बात। फिलहाल ये क्या है? मेटाफर है। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ को जर्नी बता दिया गया। लाइफ को क्या बता दिया गया? जर्नी बता दिया गया। अगर मैं कहूं लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है, अगर मैं कहूं लाइफ इज लाइक अ जर्नी, क्या है? लाइफ इज लाइक अ जर्नी क्या होगा? सिमिली होगा, लाइक लगा दिया ना। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यहाँ पर लाफ्टर को क्या बताया? लाफ्टर को मेडिसिन बता दिया। लाफ्टर जो है, हंसना जो है क्या है? दवाई है। हंसना क्या है? मेडिसिन है। तो लाफ्टर को मेडिसिन की जैसा बता दिया, दोनों सेम बता दिए, मेटाफर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ लाफ्टर इज लाइक अ मेडिसिन, मैं कहूँ लाफ्टर इज लाइक अ मेडिसिन, लाफ्टर जो है, हंसना जो है, दवाई के जैसा है। ठीक है, सिमिली हो जाएगा, लाइक आ गया तो। नेक्स्ट देखो, हर आईज वर आइस, उसकी आंखें जो है बिल्कुल एकदम आइस थी। आइस थी मतलब देखिए, बिल्कुल उसके आंखों में एक्सप्रेशन नहीं थे। आइस आप कहना चाह रहे हो, है ना, एकदम वो रोई वोई नहीं, एकदम बिल्कुल स्तब्ध थी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है, उसकी आंखों को आइस कह दिया गया। हर आइज वर आइस, आइस और आंखें दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन समथिंग को समथिंग एल्स बता दिया बाय डूइंग कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के वजह से। तो मेटाफर है, लेकिन अगर इसको सिंपली कहें, हर आइज वर लाइक आइस, लाइक लगा दोगे तो सिंपली हो जाएगा। टाइम इज अ थीफ, टाइम जो है वो क्या है? चोर है। हालांकि देखो, टाइम इज अ थीफ, तो थीफ और टाइम दोनों को सेम कह दिया। हालांकि टाइम बहुत कीमती चीज है, चोर तो क्या कीमती। तो टाइम को कह दिया टाइम इज अ थीफ, टाइम को कह दिया टाइम इज अ थीफ। तो थीफ और टाइम दोनों का कंपैरिजन करा, दोनों को क्या बताया? दोनों को सिमिलर बताया और मेटाफर हो गया, कंपैरिजन किया। अगर मैं इसको सिंपली में चेंज करूं तो लाइफ इज सॉरी टाइम इज लाइक अ थीफ, टाइम इज लाइक अ थीफ, टाइम जो है थीफ की तरह है। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। अब थोड़ा अच्छा सेंटेंस है, टाइम के बारे में अच्छी बात हुई। टाइम इज मनी, टाइम जो है वो पैसा है ना। अगर अब आप बात करो मनी की और टाइम की, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन टाइम को मनी के जो टाइम है उसको उसकी वर्थ, मनी के जितनी वर्थ बताई गई, कि जितना इंपॉर्टेंट मनी है उतना इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम है। तो आपने कहा टाइम इज मनी, सिमिलरिटी दिखा दी, कंपैरिजन दिखा दिया एक तरीके से, लेकिन वो भी विदाउट किसी लाइक और एस के, मेटाफर है। टाइम इज लाइक मनी, सिमिली है। ठीक है, मुझे लगता है बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, सिमिली हो गया है,
सिमिली के बाद हाइपरबोल की बात करते हैं। हाइपरबोल होता है किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह देना। अगर तुम्हें लगे कि बहुत ज़्यादा फेंक दी गई है, इतनी फेंक दी गई है कि पकड़ी नहीं जा रही है ना, बहुत ज़्यादा फेंक दी गई, बहुत लंबी फेंक दी गई, तो समझ लो क्या है, हाइपरबोल है। किसी बात को बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट कर देना, बढ़ा चढ़ा के कह देना, क्या है, हाइपरबोल है। ठीक है, यूजिंग एग्जेगरेशन फॉर एम्फेसिस। ठीक है, बात को एम्फेसिस करने के लिए, जोर देकर कहने के लिए एग्जेगरेशन कर दो, बढ़ा चढ़ा कर कह दो। यही चीज कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, मैंने कहा दिस टॉय विल कॉस्ट $1 मिलियन। ये जो टॉय है इसकी कीमत कितनी होगी, दिस टॉय विल कॉस्ट $1 मिलियन। इस टॉय की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, $1 मिलियन होगी। अब तुम सोचो, कोई टॉय, अगर आप किसी चीज को टॉय कह रहे हो तो फिर $1 मिलियन की तो बात बची नहीं, तो आपने एग्जेगरेट कर दिया। उस टॉय की वैल्यू बताने के लिए आपने उसको एग्जेगरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने कहा आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं फिलहाल कि आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं एक हॉर्स भी खा सकता हूं। क्या ये चीज ये फिजिबल है, ये बात ये जनरली पॉसिबल है? सोच के देखो आप। मैं आपसे कहूं कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूं फिलहाल कि मैं एक हॉर्स भी खा सकता हूं। अब ये हाइपरबोल ही तो है। हॉर्स कितना बड़ा होता है, तुमको मैं तुमसे कहूं कि मैं एक हॉर्स भी खा सकता हूं, जनरली तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो चीज, नेक्स्ट देखो, मैंने कहा आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने तुम्हें 1 मिलियन बार बताया है। कोई बात तुमने किसी को 2 4 5 बार बता दी, लेकिन तुम उसको जोर देकर कह रहे हो कि मैं तेरे को बार बार बताता हूँ और तू सुनता नहीं है, समझता नहीं। तो यहाँ आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स का मतलब है मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है। लेकिन बहुत बार को एग्जीक्रेट करने के लिए आपने क्या कह दिया, अ मिलियन टाइम्स। बहुत बार को एग्जीक्रेट करने के लिए क्या कह दिया, अ मिलियन टाइम्स कह दिया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, आई हैव वेटेड फॉर एवर। मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। आई हैव वेटेड फॉर एवर। अब तुम किसी का वेट कर रहे हो, लेकिन वेट करने के लिए आपने फॉर एवर लगा दिया कि मैंने वेट किया। लेकिन कैसे वेट किया, मैंने वेट किया फॉर एवर। तो आई हैव वेटेड फॉर एवर अगर आप कह रहे हो तो ये एग्जेग्रेशन हो गया कि मैंने फॉर एवर वेट किया, पूरे जीवन मैंने तुम्हारा इंतजार करा है। वाह वाह वाह, है ना। थोड़ी सी बात एग्जेग्रेट हो गई, बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। कोई ज्यादा इंतजार नहीं करता है भाई, इतना ही है बस लिमिटेड। लेकिन यहाँ फॉर एवर हो गया तो एग्जेग्रेशन हो गया, बढ़ा चढ़ा के कह दिया, हाइपरबोल हो गया। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, आई एम डाइंग ऑफ लाफ्टर। आई एम डाइंग ऑफ लाफ्टर, कि भाई मैं जो हूँ, आई एम डाइंग, कि भाई मैं जो हूँ हंसते हंसते जो है मर रहा हूँ। कोई आदमी हंस रहा है तो खुश है, मतलब, तो फिर डाइंग का कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता। लेकिन कोई इतना हंस लिया, इतना हंस लिया बहुत ज्यादा, भाई मैं तो मर जाऊंगा हंसते हंसते, एग्जेगरेशन है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर कार कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। मैं तुमसे पूछा तुम्हें गाड़ी कितने की पड़ी, बोले गाड़ी तो एक आर्म लग गया, एक लेग लग गया, एक हाथ एक पैर लग गया साहब, इतनी महंगी गाड़ी है, आप ये कहना चाह रहे हो। तो कॉस्ट बताने के लिए आपने एग्जेगरेशन कर दिया, आर कार कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। तो एग्जेगरेशन हो गया, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, हाइपरबोल हो गया। मुझे लगता है सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 मैंने कर लिए, चौथा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन डेफिनेशन देखो क्या लिखी है, द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ऑक्यूरेंस ऑफ सेम लेटर्स एंड साउंड, कोई सेम लेटर और सेम साउंड का वर्ड अगर आसपास में आ जाएंगे, दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द साथ साथ में सेम साउंड के आ जाएंगे, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूं, मैं आपसे कहता हूं बोस्टन बेक्ड बीन्स। बोस्टन किसी व्यक्ति का नाम है, बेक्ड मतलब पकाने से, और बीन्स हो गया हमारा, उसने बीन्स पकाए। यहाँ भी बी आया, यहाँ भी बी आया, यहाँ भी बी आया, सेम साउंड आ गया ना, बोस्टन बेक्ड बीन्स, ब ब ब, तीनों सेम साइन आ गए, सेम जो है साउंड आ गए। क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। विल वांटेड वार्म वेदर, जो विल किसी व्यक्ति का नाम, वांटेड मतलब चाहता है, वार्म मतलब गर्म, वेदर मतलब मौसम। चारों बार डब्ल्यू आया, डब्ल्यू से रिलेटेड चारों शब्द आए, क्या है, एलिट्रेशन है। शी सेल्स बाय द शी शोर, वो जो है, शी मतलब किसी लड़की के लिए कहा गया, सेल्स मतलब बेचती है, क्या बेचती है, सी शेल्स बेचती है। तो तीनों बार ऐसा आ गया, बाय द शी शोर, फिर से ऐसा आ गया। अब तुम सोचो, बोले सर बाय तो अलग आ गया, अरे एक आधा शब्द 19-20 चल जाता है, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा शब्द एक साथ आने चाहिए, तो उसको एलिट्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा शब्द एक साथ आए हैं, उसको एलिट्रेशन ही बोला जाएगा। ठीक है, शब्द क्या मतलब, साउंड कहना चाह रहा हूं मैं, शब्द नहीं, शब्द तो गलत हो जाएगा। साउंड 2 या 2 से ज्यादा एक जैसे आए हैं तो एलिट्रेशन है। लेजी लिजार्ड लाइंग लो, एल 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 एल, चारों बार एल आया, लेजी लिजार्ड लाइंग लो, क्या है, एलिट्रेशन। तो कुल मिला के कॉन्टेक्स्ट में समझ में कई बार नहीं भी आए। मान लेते कोई सेंटेंस ऐसा आ गया, मुझे पता ही नहीं यार उसका मीनिंग क्या है, भाई तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 2-3 शब्द एक जैसे आ रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा कि 2-3 शब्द एक जैसे आ रहे हैं, तो बस उसी चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या चीज है, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफिकेशन किसको बोलेंगे, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर्स टू नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछली क्लास जो मैंने आपको ली है अभी थोड़ी देर पहले मतलब एक 2 दिन पहले, आपकी
टेट का जो प्रीवियस ईयर मैंने लिया था उसमें पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल आया था, उसमें पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल आया था। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, ये एग्जाम्पल पिछले साल पूछा गया। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, तो इसको पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल माना गया और ये पिछली बार पूछा गया आपसे, ठीक है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और था जो है एक पोएम से लिया गया था हमारा, कुछ ऐसा था कि माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। पिछली बार दो एग्जाम्पल जो है, हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर पर्सोनिफिकेशन नहीं था, वो लाइफ ही इज अ डंकी वाला क्वेश्चन था, लेकिन पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया, जो आईसी हैंड्स वाला मैंने बताया ना, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, ये सेंटेंस पिछली बार पूछा गया कि बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन की हिंदी होती है मानवीकरण। मानवीकरण होता है किसी नॉन लिविंग चीज को अगर आप कैसा मान लेंगे, लिविंग मान लेंगे, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। इतनी सी कहानी है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, पढ़ने के बाद देखो कि वो एक्शन जो सेंटेंस में कहा गया है, वो एक्शन जो सेंटेंस में कहा गया है, क्या वो एक्शन जेन्युइनली कोई जो 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 शब्द लिखा है, जो वर्ड लिखा है, क्या वो एक्शन उस चीज के द्वारा करा जा सकता है। अगर वो एक्शन वो चीज नहीं कर सकती, वो एक्शन कोई लिविंग चीज कर सकता है, जो शब्द लिखा है वो नहीं कर सकता, पर्सोनिफिकेशन ही है। जैसे मैंने कहा विंड विस्पर्ड सॉफ्टली, विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना, एकदम धीरे धीरे कुछ बोला आपने, तो विस्पर करना वो हो गया। विस्पर मनुष्य कर सकता है, हवा नहीं कर सकती, लेकिन आपने विंड को मान लिया कि विंड ने क्या किया, विंड ने विस्पर किया। अब विंड विस्पर नहीं कर सकती, विंड को तो नॉन लिविंग में लोगे। अगर विंड विस्पर नहीं कर सकती तो आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। विंड विस्पर का काम नहीं कर सकती, इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन माना जाएगा। द स्टार डांस्ड इन द स्काई, जो स्टार्स हैं उन्होंने डांस किया कहां पर, स्काई में, आसमान में। स्काई जो है वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बढ़िया। अगर मैं कहूं कि डांस करने का एक्शन कौन करता है, ह्यूमन करता है, और मैंने कहा स्टार को तो नॉन लिविंग लोगे, नॉन लिविंग ने लिविंग वाला एक्शन कर दिया। नॉन लिविंग चीज को अगर आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे, पर्सोनिफिकेशन है। तो डांस करने का काम स्टार नहीं कर सकते, लेकिन स्टार ने डांस किया, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखो, द सन स्माइल्ड, स्माइल करने का काम ह्यूमन करता है, सन तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने मान लिया कि सन ने स्माइल किया, नॉन लिविंग को लिविंग माना, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखो, एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके फेस पर साफ साफ क्या दिख रही है, एंजाइटी दिख रही है। अब मुझे बताओ, एंजाइटी सिटिंग, बैठने का काम तो मनुष्य करता है ना, सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना, बैठने का काम कौन करेगा, एंजाइटी करेगी। एंजाइटी मतलब चिंता। अब चिंता जो है वो तो एक कॉन्सेप्ट है ना, चिंता कोई लिविंग चीज तो है नहीं जो तुम्हारे सामने रखी है, चिंता तो एक थॉट है। अगर मैं थॉट की बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है वो। तो एंजाइटी इज नॉट अ ह्यूमन, आप कहो कि एंजाइटी ह्यूमन की तरह काम करे, लेकिन नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया गया, पर्सोनिफिकेशन। एंजाइटी सिटिंग, तो आपने इसको पर्सोनिफिकेशन माना। नेक्स्ट देखो, द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर, जो फ्लावर्स हैं उन्होंने बैग मतलब भीख मांगना, फॉर वाटर मतलब पानी बिल्कुल नहीं दे रहे तुम फ्लावर्स को, तो वो बेचारा लास्ट में आके मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फ्लावर्स जो है वो बैग कर रहे हैं किसके लिए, पानी के लिए। द फ्लावर्स बैग्ड फॉर वाटर। अब तुम सोच के देखो, बैग करने का काम कौन करेगा, फ्लावर्स कर सकते हैं भाई, जो बैग करने का काम है वो मनुष्य का है, ह्यूमन एक्टिविटी है बैग करना। पेड़ पौधे बैग नहीं करते कि भैया 2 रोटी दे जाओ तो काम हो जाए, अरे फ्लावर्स जो है वो बैग करने का काम नहीं करते। तो हमने नॉन लिविंग को लिविंग कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, या नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। बस इतनी सी कहानी है। मुझे लगता है 4-5 एग्जांपल हो गए, आपको ध्यान रहेगी बात, ठीक है। अब आगे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन तो बहुत आसान है, फ्रेज मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। जनरली 2 ही शब्द होते हैं वैसे तो, और मैंने खास करके लिखा है टुगेदर। कहाँ, ये रहा, देखो टुगेदर लिखा है। तो टुगेदर इसलिए लिखा है बच्चे, क्योंकि जनरली ये दोनों शब्द साथ में ही रखे मिलते हैं आपको। ये दोनों शब्द साथ में रखे मिलते हैं और अपोजिट मीनिंग रखते हैं। ऐसे शब्द अपोजिट मीनिंग रखते हैं और साथ में रखे होते हैं, उसको ऑक्सीमोरन बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग नोवेयर, तो आपने एक कहा गोइंग और एक कहा नोवेयर। गोइंग मतलब जाना और नोवेयर मतलब कहीं नहीं जाना। गो का मतलब जाना, नोवेयर का मतलब कहीं नहीं, तो दोनों अपोजिट नहीं हो गए। गोइंग हो गया जाना और नोवेयर मतलब कहीं नहीं जाना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। इसीलिए इस गोइंग नोवेयर को क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरन बोलेंगे। मैं पूछूं इस सेंटेंस में कौन सा फ्रेज है, आप कहेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप कहेंगे ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट, ये जो है फाइनल ड्राफ्ट है। भाई अगर तुमने किसी चीज को फाइनल कह दिया तो मुझे बताओ क्या वो चीज ड्राफ्ट हो सकती है। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि अभी वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हाँ कई बार हमें 2 3 4 5 ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं, है ना। कई बार आपको 2 3 4 5 ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें फिर वही है कि आपने जो आपने अपनी तरफ से फाइनल कर लिया उसको फाइनल ड्राफ्ट कह दिया। लेकिन जेन्युइनली ड्राफ्ट फाइनल, अगर आपने ड्राफ्ट कहा किसी को तो वो फाइनल हो ही नहीं सकता। फाइनल और ड्राफ्ट दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, तो इसको ऑक्सीमोरन कहेंगे। लाइफ इज बिटर स्वीट, या तो लाइफ बिटर है और स्वीट है। बिटर और स्वीट एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट है तो इसीलिए इसको ऑक्सीमोरन कहा।
इसके अलावा मैंने 4 एग्जांपल्स और दिए, ये सेंटेंस नहीं है लेकिन अपोजिट वर्ड्स हैं जो मैंने आपको दिखाए। मैंने कहा देयर वाज डेफनिंग साइलेंस, ऐसा साइलेंस था, डेफनिंग मतलब एकदम बहरा कर देने वाला साइलेंस था। अगर कोई मतलब आप ये कहना चाह रहे हो बहुत ज़्यादा साइलेंस था वहाँ पे, है ना, एकदम एकदम बिल्कुल शांति वाला, लेकिन बात को कहने का तरीका आपने ऑक्सीमोरन के थ्रू चुना। तो साइलेंस हो गया बिल्कुल शांति, डेफनिंग मतलब बहरा करने वाला, कोई चीज़ बहरा कर देगी आपको, इसका मतलब यही है कि उसमें बहुत शोर होगा। तो शोर वाला शब्द एक लिख दिया डेफनिंग आपने, और साइलेंस लिख दिया शांति वाला, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और दो अपोजिट वर्ड साथ में लिखे होते हैं, क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड साथ में लिखे हैं, ऑक्सीमोरन है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखो, क्वाइट रोड, क्वाइट रोअर होगा मेरे हिसाब से, रोड नहीं होगा, समझे, क्वाइट रोड नहीं, क्वाइट रोअर होगा। रोअर होता है चिंगाड़ना, चीखना, है ना, एकदम जैसे शेर दहाड़ता है। क्वाइट मतलब होता है शांत। रोड तो खैर नहीं होगा, गलती हो गई ये टाइप होने में किसी से, है ना। क्वाइट रोअर तो शांत, और रोअर मतलब अपना चीखना चिल्लाना हो गया, दहाड़ना हो गया। तो क्वाइट हो गया शांत, रोअर हो गया हमारा दहाड़ना, तो दोनों अपोजिट हो गए, ऑक्सीमोरन है। क्लियरली कंफ्यूज्ड, अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो वो क्लियर नहीं हो सकता, और कोई किसी बात को लेकर क्लियर है तो वो कंफ्यूज नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। क्लियरली कंफ्यूज क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, क्लियरली कंफ्यूज एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखो, टेरेबल गुड, टेरेबली गुड, कोई चीज गुड है तो वो टेरेबल नहीं हो सकती, टेरेबल है तो गुड नहीं हो सकती। टेरेबल मतलब बहुत ज्यादा बुरा, गुड मतलब अच्छा, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। किसका एग्जांपल्स हुए, ऑक्सीमोरन के एग्जांपल्स हुए। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ओनोमेटोपोइया की बात करें तो ओनोमेटोपोइया में सिंपल सी बात है, वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक व्हाट दे डिस्क्राइब। कई बार हमारे पास ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जो हम साउंड वाले शब्द ऐसे के ऐसे ही यूज कर लेते हैं, जैसे जिंगल बेल, बेल की आवाज को आपने जिंगल मान लिया, जिंगल बेल आप कह रहे हैं, है ना। तो जिंगल जो है वो शब्द है वो साउंड से लिया गया, जिंगल जो है वो शब्द किससे लिया गया, साउंड से लिया गया। तो आप इसको जिंगल को ही क्या कह देंगे, जिंगल जो है वो ओनोमेटोपोइया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हिस, सांप की आवाज की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, हिस आप कह रहे हैं, सांप की कोई आवाज है। बिल्ली की आवाज की बात कर रहे हैं, म्याऊं आप कह रहे हैं, सब के सब क्या है, बज, कोई चीज किसी चीज के वैसे साउंड की आप बात कर रहे हैं, बूम, बम फटा, बूम, बूम आवाज है, क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। स्प्लैश, पानी की आवाज को क्या बोलते हैं, स्प्लैश बोलते हैं। तो कई बार ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको हम ऐसे का ऐसा ही यूज कर लेते हैं कि इस साउंड, ये जो साउंड है इसको इस तरीके से, मतलब कोई साउंड है जिसको जिस तरीके से लिख सकते हैं। पानी की आवाज को कैसे लिखोगे, है ना, या आपने छप छप कर रहे हो पानी में, उसको कैसे लिखोगे, स्प्लैश लिखोगे। अब स्प्लैश लिख रहे हो, उसी को बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच मान लिया, ठीक है। तो वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक दे व्हाट दे डिस्क्राइब, जैसा उनका साउंड होता है वैसे ही उनको लिख दिया जाता है, तो ओनोमेटोपोइया बोले उसको माना जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट चलते हैं, आयरनी की बात करें। देखो, आयरनी जो होता है सार्काज्म होता है एक तरीके से, आयरनी कह लूं या सार्काज्म कह लूं, ठीक है। अगर आप सार्काज्म की बात कर रहे हैं, कहीं कोई किसी प्रकार के सार्काज्म आपने किया, सार्काज्म मतलब ऐसा होता है कि आपने व्यंग किया, एकदम मजाक वाली बात करी, किसी बात पर आपने व्यंग लिया, चुटकी ली एक तरीके से। जैसे कहीं किसी ऐसे आदमी के साथ, कोई एक आदमी जिसके साथ जो उसका प्रोफेशन उससे अपोजिट कुछ हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, आयरनी ही बोलेंगे। जैसे मैंने कहा, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन जो दुनिया भर की आग बुझाने का काम करता है वो खुद जल गया, क्या है, आयरनी है। अपोजिट मीनिंग हो गया जो एक्सपेक्टेड है। फायर स्टेशन से तो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फायर स्टेशन जो है बर्न डाउन, वो जल के राख हो गया। पायलट एफ्रेड ऑफ हाइट्स, पायलट एफ्रेड ऑफ हाइट्स, एक पायलट जो किससे डरता है, ऊंचाई से डरता है। अरे पायलट का काम ही है हवा में उड़ना, तो पायलट तो कैसे ही किसी जो है, मैं आपसे कहूं कि हाइट से डर जाएगा। लेकिन मैंने कहा आयरनी का मतलब ये है जब आप कॉन्टेक्स्ट जो है बिल्कुल अपोजिट लेके चले, है ना, अपोजिट मीनिंग आप लेके चले, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, पायलट से एक्सपेक्ट करा जाएगा कि वो हाइट से ना डरे, लेकिन डर गया, तो आप इसको क्या कहेंगे, आयरनी कहेंगे। द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज नो शूज, कॉबलर, कॉबलर पोएम पढ़ी थी बचपन में, आप ये कह रहे हैं कॉबलर, चाइल्ड ऑफ कॉबलर, कॉबलर को जो है जूता वूता बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, हमारा मोची जो है, उसका जो बच्चा है, हैज नो शूज, उसके पास शूज नहीं। जूता बनाने वाले व्यक्ति के पास अपने घर पे तो शूज होने चाहिए ना, अपोजिट हो गई बात, तो आयरनी है। द पुलिस ऑफिसर गेट्स रॉब्ड, पुलिस का काम है दुनिया को लूटने से बचाना, पुलिस खुद ही लूट गई, तो इसको क्या कहेंगे, आयरनी ही कहेंगे। द मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स, मैरिज काउंसलर है एक ऐसा व्यक्ति
जो मैरिज काउंसलर जो सलाह दे रहा है कि शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो खुद ही किसके लिए फाइल कर रहा है? डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहा है। आयरनी है, अपोजिट हो गया एकदम कॉन्टेक्स्ट का। द डेंटिस्ट हैज येलो टीथ। डेंटिस्ट के कैसे दांत निकले साहब? डेंटिस्ट के दांत निकले येलो, आप ये कह रहे हो। अब येलो दांत डेंटिस्ट के निकले, डेंटिस्ट का काम क्या है? येलो से वाइट करना, या किसी का दांत खराब है उसको ठीक करना, लेकिन डेंटिस्ट के ही येलो टीथ हैं, तो आयरनी हो गया। अब तुम दुकान पे जा रहे हो किसी एक डेंटिस्ट के पास, उसके दांत ही खराब निकले, तो तुम पहले ही घबरा जाओगे कि भाई कहीं खराब ना कर दे। तो वही कॉन्टेक्स्ट है। द पायलट फॉरगेट्स टू फास्टन हिज सीट बेल्ट। पायलट अपनी सीट बेल्ट बांधनी भूल गया। अरे पायलट इंस्ट्रक्ट करता है ना, हेलो हेलो हेलो। अगर आप कभी प्लेन में गए हो तो उसमें वो बोलता है अंग्रेजी में कि अपनी सीट बेल्ट बांध दो साहब, ये है वो है, और शुरू में ही सबकी सीट बेल्ट बंधवा देते हैं। लेकिन पायलट ही बांधना भूल गया। आयरनी हो गया, एकदम अपोजिट मीनिंग चला गया, जिससे उम्मीद करी जा रही थी उसी ने अपोजिट कर दिया। तो इसको आयरनी बोलते हैं, अपोजिट मीनिंग ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल ही मैंने आपको लास्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन कराए थे वहां पे मैंने एग्जांपल इसका दिया था। ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसमें नहीं है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, मैंने आपको पिछली बार दिया था ना। चलो खैर, ओ कैप्टन माय कैप्टन मैंने दिया था लास्ट टाइम, मुझे याद है। चलो अपोस्ट्रॉफी की बात करें। अपोस्ट्रॉफी जो है, जनरली क्या अपोस्ट्रॉफी होता है? जैसे आप कोई एक व्यक्ति है, इसमें लिखा है आप स्पीकर एड्रेसेस एन एब्सेंट पर्सन। बोलने वाला किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा होता है जो कि एब्सेंट है, जो कि सामने नहीं है, या वो व्यक्ति मर चुका है। कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट जो कि एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, कोई वस्तु प्रेजेंट नहीं है, और वो या तो उसकी डेथ हो चुकी है उस वस्तु की, ठीक है। और या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ऐसा आइडिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात करता है, या ऐसी चीज जो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, नहीं, या ऐसी चीज जो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकती, जो जवाब नहीं दे सकती, उस चीज से, है ना, उसको स्पीकर एड्रेस करता है, उसके बारे में बात करता है। तो इन जनरल उन जो है आप जो है एग्जांपल्स को अपोस्ट्रॉफी में रख सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ओ टाइम प्लीज स्लो डाउन, है ना, ओ रे लम्हे तू कहीं थम जा, ठीक है। तो ओ टाइम प्लीज स्लो डाउन का मतलब यही है, टाइम से कहा जा रहा है कि प्लीज स्लो डाउन, कि धीरे धीरे क्या हो जाओ, मतलब टाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाओ, धीरे हो जाओ, अब तुम्हें टाइम की ज़्यादा जरूरत है, तो तुम टाइम से बात कर रहे हो। तो टाइम क्या है? टाइम बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आप उससे ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि वो प्रेजेंट हो और वो रेस्पॉन्ड कर सकता हो, लेकिन टाइम रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, टाइम रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब तुम कहोगे इसको पर्सोनिफिकेशन भी तो मान सकते हैं भाई, कहानी तो ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन मैंने इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको इजी करने के, हालांकि इस बात खाली अगर इसको भी वैसे भी लिखो टाइम के लिए प्लीज स्लो डाउन, होगा अपोस्ट्रोफी ही, लेकिन हाँ मैंने आपके लिए लिखा ऑफन बिगिंस विद ओ या ओ, ठीक है। जनरली अपोस्ट्रोफी वाले सेंटेंस ओ या ओ से स्टार्ट होते हैं, इन जनरल तो ऐसा ही होता है, लेकिन हालांकि इसके अलावा भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ओ या ओ के बिना भी अपोस्ट्रोफी होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने जनरल लेवल के सेंटेंस लिए, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओ लव व्हाई डू यू हर्ट सो मच, कि भाई वो ओ लव, वो प्यार के लिए कह रहा है कि व्हाई डू यू हर्ट सो मच, कि तुम इतना जो है किसी को क्यों परेशान करते हो, किसी को क्यों हर्ट करते हो, है ना, दिल टूटा लगता है। ओ लव व्हाई डू यू हर्ट सो मच, तो ओ लव व्हाई डू यू हर्ट सो मच में लव की बात कही गई, है ना, प्यार को कहा गया कि तुम क्यों इतना हर्ट करते हो, लेकिन लव तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना। मैं आपसे कहूँ लव कैसे हर्ट कर लेगा? लव तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, प्यार तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, लव पूछूं कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो लव तो हर्ट करने से गया, लेकिन बस वही कॉन्टेक्स्ट है फिलहाल कि भाई तुम जो हो कैसे हर्ट कर सकते हो किसी को। तो आपने किसी एक ऐसी चीज को जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको आपने ऐसा मान लिया कि वो प्रेजेंट है और वो रेस्पॉन्ड कर सकता है, आप नॉन लिविंग चीज से आंसर की उम्मीद कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट देखो, ओ लाइफ टीच मी योर लेसन, ओ लाइफ टीच मी योर लेसन, आप लाइफ से कह रहे हैं कि मुझे अपना लेसन पढ़ाओ, टीचर थोड़ी है वो जो लेसन पढ़ा देगी, लेसन पढ़ाने का काम मेरा, ठीक है, लाइफ नहीं देगी लेसन, हालांकि लाइफ ही लेसन देती है वैसे तो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है कि लाइफ जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप मान रहे हैं कि वो रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओ मून हाउ ब्राइट यू शाइन टुनाइट, आप मून से बात कर रहे हैं, जब आदमी अकेला होता है तो यही काम करता है ना, कि भाई किससे चांद तारों से बात कर लें अगर कोई और नहीं है बात करने के लिए। तो आपने कहा कि ओ मून हाउ ब्राइट यू शाइन टुनाइट, आप कह रहे हो ओ मून हाउ ब्राइट यू शाइन टुनाइट, तो आप मून से बात कर रहे हैं, फिर वही बात है मून प्रेजेंट नहीं है और आपका रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं, चंदा मामा नहीं है जो रेस्पॉन्ड करेंगे, चंदा जो है एक जो है नॉन रेस्पॉन्ड करने वाली चीज है कि जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो ओ मून हाउ ब्राइट यू शाइन में अपोस्ट्रोफी है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म होता है, हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं आडंबर शैली,
अगर आप करेंगे, यूफेमिज्म होता है किसी बात को बहुत अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से कह देना। कई बार ऐसा होता है कोई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको सही तरीके से ही कहना चाहिए, तभी तुम एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह से देखे जाओगे। कोई कोई चीज ऐसी है जो आपने ऐसे कह दी जिसको उस तरीके से कहा नहीं जाना था, है ना। कई बार कहीं बहुत सी चीजें ऐसे होती है, आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर अ सेंसिबल पर्सन, तो आपको ये पता होना चाहिए ये बात यहाँ पे नहीं कहनी है ना। मजाक वजाक की बात और है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कौन सी बात कहाँ पे कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। अब वही कॉन्टेक्स्ट है यूफेमिज्म का। यूफेमिज्म क्या होता है, आप किसी चीज को एक सॉफ्टन तरीके से कह दें। कोई कोई बात आपको एक्सप्रेस करनी है, मैंने कहा कोई मर गया, तो ही डाइड, वो मर गया। तो डाइड यार सुनने में लग रहा है अरे भाई साहब मर गया, गुजर गया, बड़ा एकदम भारी वाली बात लग रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही पास्ड अवे, तो पास्ड अवे कहना इज अ बेटर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, की थोड़ी सी अच्छी चीज है यार, कहने का तरीका थोड़ा बेहतर है कि ही पास्ड अवे, है ना। तो खराब बात ना कह के बात को बेहतर तरीके से, अनप्लीजेंट थिंग को प्लीजेंट तरीके से कहना ही क्या है, यूफेमिज्म है। क्या है, यूफेमिज्म है। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो जरा। पहला एग्जांपल है ही पास्ड अवे, कि वो जो है वो गुजर गया। अब पास्ड अवे किसके बदले आया, पास्ड अवे आया डाइट के बदले। अरे किसी को मर गया कहना थोड़ा सा बुरा है। अरे वो चल बसे, चल बसे इज काइंड ऑफ गुड वर्ड, लेकिन अगर मैं कहूँ डाइट मर गया भाई, वो तो बुरा लगेगा, ऐसा नहीं कहना है ना। नेक्स्ट देखो, ही इज टेलिंग अस अ फेरी टेल, एक फेरी टेल सुना रहा है हमें। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, यहाँ था क्या, मैं यहाँ था मैं, हाँ। फेरी टेल क्या है, फेरी टेल का मतलब लाई से है। ही इज टेलिंग अस अ लाई, हमें झूठ बोल रहा है ना। फेरी टेल मतलब ऐसी एकदम परियों की कहानी सुना रहा है कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा, है ना। जैसे तुम अपने घर वाले को सुनाते हो कि इतना पढ़ रहा हूँ, इस बार तो ले ही लूंगा सिलेक्शन, क्या बताऊं बस, है ना, वही चीज। तो ही इज टेलिंग अस अ फेरी टेल, फेरी टेल क्या है, लाई है। और लेकिन झूठ को कहने का तरीका, बेहतर तरीका क्या है, आ फेरी टेल। नेक्स्ट, मैंने कहा ही इज डिफरेंटली एबल्ड, किसी को, किसी व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड आप कह रहे हैं। कोई व्यक्ति हैंडीकैप होता है तो उसको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। धीरे धीरे शब्द जैसे चेंज आए समाज में, पहले हम किसी को कुछ भी बोल देते थे, हमारा कहने का तरीका बड़ा खराब होता था। किसी को कोई कमी है, किसी को कोई दिक्कत है, तो हम उसको बोल देते थे गलत तरीके से। लेकिन बात को कहने का सही तरीका भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ही इज डिफरेंटली एबल्ड, वो किसी चीज को करने में अनेबल है। अब मैं कहूँ ही इज नॉट एबल टू डू दैट, या मैं कह रहा हूँ तो या किसी को हैंडीकैप आप बोल रहे हैं, कहना गलत है। एबल्ड है वो व्यक्ति एबल्ड है, लेकिन कैसे एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है। वो एक काम नहीं कर सकता तो कोई दूसरा काम बेहतर कर सकता है, तो आपने डिफरेंटली एबल्ड कहा। ही वेंट टू द रेस्ट रूम। अब रेस्ट रूम क्या चीज है साहब, बोले ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई चीज है। हमारे यहाँ तो भैया क्या होता है, वॉशरूम होता है ना। वॉशरूम को भी और हम ऐसा एकदम देसी में कह देते हैं कि भाई सुन के ही आ जाए कि अरे यार है। रेस्ट रूम मतलब वॉशरूम की ही बात चल रही है, लेकिन कहने का बेहतर तरीका है रेस्ट रूम। जैसे मैं तुमसे पूछूं, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की, भाई नौकरी वोकरी की कोशिश में है, सब होते हैं, एक टाइम पे हम भी थे, है ना। अब जो है फिलहाल सिचुएशन ये है कि मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई नौकरी लगी नहीं लगी, तो अरे इसकी तो नौकरी, इसकी तो लगी नहीं नौकरी, तो 4 सालों की तैयारी करते हुए। कितना खराब लग रहा है कहने में, जबकि सामने वाला आदमी स्ट्रगल कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि हाँ 2 3 4 5 साल लग गए उसको बेचारे को नौकरी लेने, इतने लग भी जाते हैं, तो वो मेहनत कर रहा है बेचारा कि हाँ ठीक है। और तुम अरे इसकी ना लगी नौकरी, ऐसे तुम कह दो, अरे बहुत बहुत खराब हो जाएगा, बेचारे का दिल टूट जाएगा। तो किसी को, कोई जो अनएम्प्लॉयड है कोई व्यक्ति, तो अनएम्प्लॉयड को बेहतर तरीके से कैसे कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी नौकरी, कि आई एम बिटवीन जॉब्स। बिटवीन जॉब्स का मतलब अनएम्प्लॉयड, नौकरी ढूंढ रहा हूँ अभी भाई साहब, बिटवीन जॉब्स, जॉब्स के नहीं बीच में हूँ। आएगा तो कोई मतलब सही मौका लगेगा तो कोई जॉब पकड़ लूंगा, लेफ्ट वाली राइट वाली कोई सी भी, तो आई एम बिटवीन जॉब्स। तो ये बिटवीन जॉब्स जो है वो क्या है, ये बेरोजगार को कहने का बेहतर तरीका है। बेरोजगारी सुनने बुरा लग रहा है, अरे यार ये बता नौकरी नहीं लगी यार। तो बिटवीन जॉब्स क्या है, बिटवीन जॉब्स है कि कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढा जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको बिटवीन जॉब्स कहा गया। बिग बॉन्ड, किसी को मोटा कह दो, उसको लगेगा यार ये क्या कह रहा है, ये तो बड़ा बुरा हो गया भाई। किसी को भी मोटा कह दो, जो होगा उसको बुरा जरूर लगेगा। बेहतर तरीका क्या है, बिग बॉन्ड। हड्डी थोड़ी बड़ी है साहब इसकी, बाकी ये खाते पीते घर का है, तो बेहतर तरीका क्या है, बिग बॉन्ड। बिग बॉन्ड कह दो, मोटा हो जाएगा, मतलब मोटे को बिग बॉन्ड कह दोगे तो बेहतर हो जाएगा तरीका कहने का। फैट कहने से अच्छा है बिग बॉन्ड कह दो। सीनियर सिटीजन, किसी को ओल्ड कह रहे हो, अरे तुम तो बूढ़े हो गए, अरे बूढ़ा कहना गलत है, सुनने में थोड़ा सा लगता है खराब, बेहतर है कि क्या कह दो, सीनियर सिटीजन कह दो, ठीक है नहीं। सैनिटेशन वर्कर्स, किसी को तुम कह दो ये तो कूड़ा उठाने वाला है, यार सुन के देखो कितना खराब लग रहा है। वो बेचारा अपनी जॉब कर रहा है, जिसकी जो क्षमताओं में होता है, जिसकी जो कैपेसिटीज में होता है, वो नौकरी करेगा। जिसकी जो क्षमता है, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। तुम उसको कह दो कि यार ये तो कूड़ा उठाने वाला है, कितना खराब लग रहा है बोलने में। इसको बेहतर तरीके से कह सकते हैं सैनिटेशन वर्कर। किसी को कहो गार्बेज मैन, कूड़े वाला आदमी,
गलत है। बेहतर तरीका क्या है कहने का? सैनिटेशन वर्कर्स। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, तो उसको हम कह देंगे सैनिटेशन वर्कर्स। तो ये हमारा यूफेमिज्म हो गया। क्या होता है? खराब चीजों को, कोई जो है अनप्लीजेंट थिंग है, कोई बेकार चीज है, गंदी सी चीज है, खराब चीज है, आपको लग रहा है उसको बेहतर तरीके से कह सकते हैं, यूफेमिज्म है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, पन। पन लास्ट है मेरे हिसाब से, हाँ जी लास्ट है। लास्ट है हमारा पन। पन की हम बात करें तो पन जो है वो वर्ड प्ले है। पन क्या है? वर्ड प्ले। कई बार आप कई शब्दों को इस तरीके से यूज कर लेते हैं, शब्दों का खेल इस तरीके से खेलते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी जो है, सिमिलर साउंड के शब्दों में क्रिएटिविटी आप बैठा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो, थोड़ा मुश्किल होगा बाकियों के कंपैरिजन में। पन, अ क्लेवर जोक दैट यूजेस वर्ड प्ले। एक जोक ही होगा पन। पन क्या होगा? जोक होगा जिसमें वर्ड प्ले होगा, शब्दों के साथ खेला गया होगा। कैसे? टू क्रिएट ह्यूमर, मजाक थोड़ा सा करने के लिए, आप ह्यूमर दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? वर्ड प्ले कर रहे हैं। यूजिंग वर्ड्स विद डबल मीनिंग, शब्दों का कुछ और मीनिंग होगा, लिखा कुछ और होगा, मीनिंग कुछ और जा रहा होगा। ठीक है, और सिमिलर साउंड, और शब्द सिमिलर साउंड के भी होने चाहिए, शब्द सिमिलर साउंड के भी होने चाहिए। जैसे सेंटेंस देखो ये वाला, अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑफ इट्स ओन। साइकिल जो है खुद से खड़ी नहीं हो सकती, साइकिल जो है खुद से खड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज टू टायर्ड, क्योंकि उसके दो पहिए होते हैं। यहाँ जो टू टायर्ड है इसका मतलब दो पहियों से है, मीनिंग तो दो पहियों से, लेकिन वो एग्जैक्टली पता क्या कहना चाह रहा है? एग्जैक्टली वो कहना चाह रहा है बिकॉज इट इज टू टायर्ड। टू टायर्ड का मतलब बहुत थका होना। आप कह रहे हो साइकिल कांट स्टैंड ऑफ इट्स ओन, या कोई व्यक्ति जब खुद से खड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब वो क्या होगा? वो दो पहियों वाला होगा या दो बहुत ज्यादा थका होगा। ही इज टू टायर्ड टू स्टैंड ऑन इट्स ऑन, वो खुद से खड़ा, ऑन हिज ऑन, वो खुद से खड़ा होने के लायक नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई व्यक्ति खुद से खड़ा नहीं हो सकता, तो आपने उसको क्या कह दिया? टू टायर्ड कह दिया। लेकिन यहाँ बाइसिकल की बात चल रही है, तो बाइसिकल के कॉन्टेक्स्ट में टू टायर्ड ना कह के क्या कह दिया? टू टायर्ड कह दिया। दो पहिए होते हैं क्योंकि साइकिल के, तो ये वर्ड प्ले हो गया। क्या हो गया? ये वर्ड प्ले हो गया। बाइसिकल कांट स्टैंड ऑफ इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। टू टायर्ड, बहुत थका हुआ, इसलिए नहीं खड़ा हो सकता। साइकिल के दो पहिए इसलिए नहीं खड़ी हो सकती। शब्दों का खेल है, ह्यूमर पैदा करा, मजाक मजाक करा थोड़ा सा, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट देखो, लाइफ इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जिंदगी जीने लायक है? इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, इस पर निर्भर करती है बात, लीवर पर निर्भर करती है? कितनी कितनी दारू झेल लेगा लीवर, ये बात बताएगी कि जिंदगी जीने लायक है या नहीं है। नहीं, यह लीवर का मतलब एक तो लीवर बॉडी पार्ट से हो सकता है, जो तुम्हारा अपना लीवर है ना, दारू पीने से लीवर ही खराब होता है ना, तो एक तो वो लीवर हो गया। और यहाँ पर लीवर का मतलब लिव, लाइफ को जीने वाला, लिव मतलब लाइफ को जीना लिव हो गया। और लिव के साथ ई आर, जब भी किसी शब्द के साथ ई आर या ओ आर जोड़ते हैं तो वो पर्सन को दिखाता है। जैसे मैंने कहा टीच, टीच से बनता है टीचर, ऐसे ही लिव से क्या बनेगा? लिवर। लिवर मतलब जीने वाला, वो व्यक्ति जो लाइफ को जीता है। ये आपने कहा इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या लाइफ जो, क्या जीवन जो है वो जीने लायक है? इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, ये डिपेंड करता है कौन व्यक्ति जीना चाहता है। मीनिंग तो यही हुआ, लिवर मतलब लिव, जो लिव करना चाहता हो, जो जीना चाहता हो। तो यहाँ पर लिवर का मतलब एक तो हो गया एक व्यक्ति जो जीना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा हो गया लिवर बॉडी पार्ट पे, कि लिवर कितना अच्छा काम कर रहा है ये पता चलेगा। अगर लिवर ही अच्छा काम नहीं कर रहा है, लिवर ने काम करना बंद कर दिया, तो फिर क्या जिंदगी जीने लायक है? कॉन्टेक्स्ट तो यही कहता है। तो ह्यूमर उसमें पैदा हुआ है ना, और ह्यूमर पैदा हुआ सिमिलर साउंड की वजह से। लिवर 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 लिवर, ये तो मिर्जापुर हो गया, तो लिवर लिवर। लेकिन चलो गया, टू टायर्ड, टू वर्ड्स, टू टायर्ड और टू टायर्ड, एक तो ये हो गया, ये भी इसको आप कह सकते हो पन का एग्जांपल है। ठीक है। एक ये बेकर वाला एग्जांपल होता है जनरली, चलो खैर मुझे लगता है ये बहुत है। ठीक है, पन में ये आपने पढ़ लिया। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो यही है, इसके अलावा आने को कुछ आ जाए भाई फिर तो कुछ भी आ सकता है, फिर तो खुदा मालिक है। ऐसे तो 60-70 फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे, खोल के देखो ऑनलाइन तो, कि ये मिल जाए वो मिल जाए, 60-70 फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। कोई इतना पढ़ने का फायदा नहीं है, इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा मुझे लगता है, जितना पूछेगा इसी से पूछेगा। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, फोन नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्लास में मजा आया जेन्युइनली तो लाइक कमेंट जो है, शेयर सब्सक्राइब अपना सब करके जाना। अगर आपको लगा है मजा आया तो जेन्युइनली एक बार कमेंट में बताओ कि हाँ ठीक है सर बढ़िया चल रहा है, और सब्सक्राइब तो कर ही लो, बहुत जरूरी है ना। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना ही।